नमस्कार, बायजूस आईएएस हिंदी में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है दैनिक समाचार विश्लेषण। सत्र के विषय आपके समक्ष हैं। आज के सत्र में हम चर्चा करेंगे अमेरिकी विदेश मंत्री की भारत यात्रा, मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस, दिल्ली पुलिस कमिश्नर की नियुक्ति और प्रकाश सिंह वाद, सरकारी मेडिकल कॉलेज और ऑल इंडिया कोटा, भारतीय विमानपत्तन आर्थिक नियामक प्राधिकरण संशोधन विधेयक 2021 व अंतर्देशीय पोत विधेयक तथा फैक्टरिंग विनियमन संशोधन विधेयक 2021 पर। सत्र के अंत में हम मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न की चर्चा करेंगे, जिससे संबंधित उत्तर संरचना भी हम आपको देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला एडिटोरियल आपके समक्ष है। इसे पेज नंबर 6 से लिया गया है और इसका संबंध जीएस पेपर 2 में आईआर से है। यह संदर्भित है अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन की भारत यात्रा से, जिनके द्वारा भारत में प्रधानमंत्री मोदी, विदेश मंत्री के साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार से भी मुलाकात की गई है। पिछले लगभग 20 सालों में भारत और अमेरिका के मध्य जिस प्रकार से संबंध विकसित हुए हैं, उसमें हम समानता और भिन्नता के बहुत सारे तत्वों को देख सकते हैं। समानता के बिंदुओं के तहत हमें ये समझना होगा कि दोनों ही देश लोकतंत्र के माध्यम से आपस में जुड़े हुए हैं और हाल के वर्षों में लोकतंत्र की इस विरासत को दोनों देशों द्वारा आगे बढ़ाने में काफी महत्वपूर्ण योगदान किया गया है। पिछले कुछ सालों में जिस प्रकार से चीन का उदय हुआ है, उसकी पृष्ठभूमि में भी भारत और अमेरिका के मध्य संबंध प्रगाढ़ हुए हैं। विशेष रूप से इसमें हम इंडो पैसिफिक यानी हिंद प्रशांत क्षेत्र का उदाहरण दे सकते हैं, जिसमें भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के द्वारा क्वाड भागीदारी के माध्यम से चीन की आक्रामकता का सामना किए जाने का प्रयास किया जा रहा है। इसमें हम चीन का भी महत्वपूर्ण रूप से उदाहरण देंगे, जिसके द्वारा जिस प्रकार से पिछले वर्ष में भारत के साथ सीमा विवाद को देखा गया, उसी के अनुरूप अमेरिका और चीन के मध्य भी संबंध तनावग्रस्त हुए हैं, जिसे बेहतर किए जाने की दिशा में प्रयासों को किए जाने की आवश्यकता है। हाल के वर्षों में विशेष रूप से नवीन राष्ट्रपति जो बाइडेन के काल में भारत और अमेरिका के मध्य जो संबंध हैं, वह पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन के दृष्टिकोण से भी बेहतर होते देख सकते हैं। इन संबंधों में हम रक्षा संबंधों का भी उदाहरण दे सकते हैं, जिसमें भारत ने अमेरिका के साथ बेहतर टेक्नोलॉजी प्राप्त किए जाने की दिशा में काफी प्रयास किया है और इसमें भारत और अमेरिका के संबंध काफी बेहतर होते दिखाई दिए हैं। हालांकि इस प्रकार की समानता के बावजूद अनेक ऐसे भिन्नता संबंधी मुद्दे हैं जो भारत और अमेरिका के मध्य संबंधों में समय समय पर देखे जाते हैं। इसमें हम बात कर सकते हैं मुख्य रूप से अफगानिस्तान के प्रश्न की, जिसमें अमेरिका द्वारा 2001 के पश्चात से ही अफगानिस्तान पर तालिबान के नियंत्रण को कम किए जाने के संदर्भ में प्रयास किया गया, किंतु 20 साल होने के बाद भी जिस प्रकार से अमेरिका अफगानिस्तान से वापस जा रहा है, उसके चलते अमेरिका की नीति अफगानिस्तान में असफल होती सी दिखाई देती है। हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि पाकिस्तान भी अमेरिका के लिए काफी महत्वपूर्ण पार्टनर रहा है, जिसके तहत पाकिस्तान पर भारत लगातार यह आरोप लगाता रहा है कि वह तालिबान को बढ़ावा देने के संदर्भ में कार्य कर रहा है, किंतु अमेरिका द्वारा इस प्रकार के विचार को नहीं रखा जाता है, जो भारत और अमेरिका के मध्य एक प्रकार के तनाव को सामने लाता है। समय समय पर अमेरिका में जिस प्रकार से भारत संबंधी मामलों को उठाया जाता है, वह भी आंतरिक मामलों के संदर्भ में भारत और अमेरिका के मध्य संबंधों को तनावपूर्ण करने की दिशा में भूमिका निभाते रहते हैं। हम इसमें WTO आदि का भी उदाहरण देख सकते हैं, जिसमें कृषि वस्तुओं के संदर्भ में पहुंच का मुद्दा काफी महत्वपूर्ण है और साथ ही साथ व्यापार और बाजार पहुंच के साथ ही सीमा पार डेटा प्रवाह, भारत की ईरान से तेल की खरीद और रूस से उन्नत हथियारों की खरीद आदि भी कुछ ऐसे बिंदु रहे हैं जो भिन्नता के कारक दिखाई देते रहे हैं भारत और अमेरिका के बीच। हालांकि इस प्रकार के मतभेदों के बावजूद जिस प्रकार से नवीन अमेरिकी राष्ट्रपति के काल में भारत और अमेरिका के बीच संबंध आगे बढ़े हैं, वे निश्चित रूप से ही आने वाले समय में और बेहतर हो सकते हैं। तत्कालीन अमेरिकी विदेश मंत्री की जो भारत यात्रा देखी गई, उसे भी हम इसी दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण मान सकते हैं, क्योंकि यात्रा के माध्यम से उनके द्वारा आने वाले अनेक आयोजनों की पृष्ठभूमि को तैयार कर दिया गया है। इसमें भारत और अमेरिका के मध्य
2+2 वार्ता महत्वपूर्ण है, जिसमें दोनों ही देशों के विदेश और रक्षा मंत्री बैठक करते हैं और साथ ही साथ क्वाड शिखर सम्मेलन के साथ भारतीय प्रधानमंत्री और अमेरिकी राष्ट्रपति के मध्य प्रस्तावित वार्ता को लेकर भी पृष्ठभूमि तैयार की गई है। हमें ये समझना होगा कि मतभेदों के बावजूद भारत और अमेरिका अनेक साझा हितों वाले मुद्दों को लेकर बातचीत करने पर सहमत हुए हैं, जिसमें क्वाड देशों के द्वारा न केवल इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भागीदारी को बढ़ावा दिया जा रहा है, साथ ही साथ चीनी प्रभाव का सामना किए जाने के दृष्टिकोण से इंडो पैसिफिक क्षेत्र में कोरोना वैक्सीन की पहुंच को बढ़ावा दिए जाने के संदर्भ में भी प्रयासों को किया जा रहा है। साथ ही साथ भारत और अमेरिका अफगानिस्तान की समस्या के साथ ही लोकतंत्र और अधिकारों की रक्षा के मुद्दे पर भी बातचीत कर रहे हैं। क्वाड के प्रश्न पर अगर हम दोनों देशों के बीच बात करें, यह एक ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर दोनों ही देशों में बेहतर सहयोग देखा जा सकता है। हालांकि अफगानिस्तान के मुद्दे पर भारत और अमेरिका के मध्य एकमतता नहीं है, क्योंकि दोनों ही देशों में पाकिस्तान की भूमिका को लेकर मत भिन्नता दिखाई देती है। हालांकि दोनों ही देश इस बात को स्वीकार करते हैं, अफगानिस्तान की समस्या का समाधान सैन्य तरीके से निकालना अब संभव नहीं है और किसी भी देश द्वारा तालिबान के काबुल पर हिंसक नियंत्रण को स्वीकार नहीं किया जाएगा। किंतु भारत लगातार ये कहता रहा है कि तालिबान को शरण दिए जाने के संदर्भ में पाकिस्तान सीधा दोषी है, किंतु अमेरिका इस संदर्भ पर इस प्रकार से नहीं सोचता है। हाल के समय में जिस प्रकार से चीन और पाकिस्तान के द्वारा अफगानिस्तान में अपने प्रभुत्व का प्रसार किए जाने के दृष्टिकोण से कार्य किया जा रहा है, वह भी कभी कभी भारत को शंका में डाल देता है, जिसके लिए भारत अमेरिका के साथ सकारात्मक रूप से आगे बढ़ना चाहता है। भारत का ये मानना है कि चीन अफगानिस्तान समस्या के समाधान के लिए संघाई सहयोग संगठन आदि के प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रयासों को कर सकता है, किंतु इसमें भारत के हितों को भी ध्यान में रखा जाना आवश्यक है और यही कारण है कि भारत भी इस दिशा में सार्थक प्रयास कर रहा है। नवीन अमेरिकी राष्ट्रपति डेमोक्रेट पार्टी के हैं और डेमोक्रेट पार्टी के राष्ट्रपति जब भी अमेरिका में शासन में आते हैं तो उनके द्वारा लोकतांत्रिक स्वतंत्रता के मूल्य को काफी महत्वपूर्ण रूप से आगे बढ़ाया जाता है और यह है लोकतांत्रिक स्वतंत्रता का एक ऐसा मुद्दा है जो दोनों ही देश साझा करते हैं। यही कारण है कि अमेरिकी विदेश मंत्री द्वारा भारत में अनेक सिविल सोसाइटी के व्यक्तियों से भी बातचीत की गई और इससे भारत के अनेक आंतरिक मुद्दे भी सामने आ गए हैं, जिसमें अल्पसंख्यक अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता, मीडिया पर नियंत्रण आदि मुद्दे सामने देखे जा रहे हैं। और चूंकि डेमोक्रेट प्रशासन इस पर काफी महत्वपूर्ण रूप से बल देता रहा है, तो इसको लेकर भी आगे भारत और अमेरिका के मध्य एक प्रकार के तनाव की स्थिति देखी जा सकती है। हालांकि भारत ने इस पूरे मामले में इस बात को निर्धारित किया है कि किस प्रकार से, चाहे वह नागरिकता संशोधन अधिनियम का मामला हो, चाहे वह अनुच्छेद 370 का मामला हो या फिर यह धर्मांतरण विरोधी कानून का मामला हो, वह सभी ऐतिहासिक गलतियों को सुधारने से अधिक संबंधित हैं और इसको किसी भी रूप में भारत में सुशासन या गवर्नेंस की कमी से संबंधित नहीं माना जाना चाहिए। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यद्यपि भारत और अमेरिका दोनों ही विविध प्रकार के पक्षों को लेकर मत भिन्नता रखते हैं, इसके बावजूद बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसमें दोनों को लेकर कन्वर्जेंस देखा जाता है, सहयोग के बिंदु देखे जाते हैं और यदि सहयोग के बिंदुओं को लेकर ही हम आगे बढ़ें तो निश्चित रूप से 21वीं शताब्दी में भारत और अमेरिका एक सशक्त, समग्र, वैश्विक रणनीतिक भागीदारी का निर्माण कर सकते हैं और दोनों ही देशों द्वारा इस दिशा में प्रयास किया जा रहा है। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 6 में दिए गए एक अन्य एडिटोरियल की, जिसका संबंध जीएस पेपर 2 में पॉलिटी और गवर्नेंस से है। इसे आप जीएस पेपर 1 में सामाजिक मुद्दों से भी जोड़कर देख सकते हैं, साथ ही साथ इसे जीएस पेपर 2 में सामाजिक न्याय से भी जोड़कर देखा जा सकता है। यह संदर्भित है मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस से। प्रत्येक वर्ष 30 जुलाई यानी आज का दिन संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा विश्व स्तर पर मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर हम बात करें 2021 की विषय की यानी थीम की, तो यह है पीड़ितों की आवाज से आगे बढ़ना, जिसके माध्यम से इस साल ये प्रयास किया जा रहा है कि यदि हमें मानव तस्करी के खिलाफ बेहतर ढंग से आगे बढ़ना है तो हमें मानव तस्करी से बचे हुए लोगों को सुनने और उनसे सीख लेते हुए आगे कार्य किए जाने की आवश्यकता है। मानव तस्करी के खिलाफ लड़ाई में जो लोग बच जाते हैं वह इसके एक प्रमुख कर्ता होते हैं, जो इस अपराध को रोके जाने के संदर्भ में प्रभावी उपायों को स्थापित करने के साथ ही पीड़ितों की पहचान करने और उनको बचाने और पुनर्वास
के मार्ग पर आगे बढ़ने के संदर्भ में अपना समर्थन दिए जाने के संदर्भ में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। ऐसा देखा गया है कि जो मानव तस्करी के शिकार व्यक्ति होते हैं वे अपने पुनर्वास और बचाव के बाद भी कई प्रकार के दर्दनाक अनुभवों को साझा करते हैं और कई लोगों को तो फिर से पीड़ित होने का सामना करना पड़ता है, जिसके चलते उन्हें कलंक का सामना करना पड़ता है और उनको अपर्याप्त रूप से समर्थन प्राप्त होता है। इसीलिए यदि हम पीड़ितों के अनुभवों से सीखकर आगे बढ़ेंगे और उनके सुझावों को ठोस रूप में बदलने का प्रयास करेंगे तो निश्चित ही मानव तस्करी का मुकाबला किए जाने के दृष्टिकोण से अधिक पीड़ित केंद्रित और प्रभावी दृष्टिकोण विकसित किया जा सकता है। हमें भारत में भी इस प्रकार के प्रयासों को किए जाने की आवश्यकता है, क्योंकि आंकड़े ये बता रहे हैं कि किस प्रकार से अप्रैल 2020 से जून 2021 के काल में लगभग 9000 बच्चों की तस्करी विभिन्न श्रम कार्यों के लिए की गई है। यानी पिछले 15 महीनों में प्रतिदिन 21 बच्चों की तस्करी की जा रही है, जो काफी गंभीर विषय है। इसी प्रकार से एक अन्य आंकड़ा ये बताता है कि किस प्रकार से पिछले 10 महीनों में बच्चों की सहायता के लिए जो स्थापित की गई हेल्पलाइन है, चाइल्ड लाइन इंडिया हेल्पलाइन, उस पर भी पिछले 10 महीनों में 44 लाख संकटग्रस्त कॉल आए हैं, जो इस बात की भयावहता को दर्शा देता है। इसके अलावा हाल ही में हजारों बच्चों को खतरनाक कार्य दशाओं और फैक्ट्रियों से हटाया गया है और समय समय पर मीडिया में भी इसको लेकर खबरें आती रही हैं। विशेष रूप से कोरोना काल में तो हम बाल विवाह, बाल तस्करी और बाल श्रम की घटनाओं को काफी देख रहे हैं, क्योंकि कोरोना के चलते लोगों की आय घट गई है, उद्योग बंद हो गए हैं। ऐसे में अनेक छोटे उद्योगों के द्वारा अपने खर्चों को कम किए जाने की दिशा में बाल मजदूरों को लगाया गया है, जिससे यह समस्या और भी गंभीर हो जाती है। गरीब परिवारों के द्वारा भी अपनी आय बंद होने या कम होने के चलते मजबूरीवश अपने बच्चों को बाल मजदूरों के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसके चलते कोरोना काल में बच्चों की सुविधता और भी ज्यादा बढ़ जाती है। विशेष रूप से जिस प्रकार से स्कूल बंद हुए हैं और बच्चे अनाथ हुए हैं, उसके चलते भी इस प्रकार की तस्करी काफी बढ़ी है। हाल ही में इसमें कुछ नवीन प्रवृत्तियां देखी गई हैं, जिसमें इंटरनेट की पहुंच के बढ़ने से साइबर ट्रैफिकिंग की घटनाएं भी काफी बढ़ गई हैं। इस प्रकार की ट्रैफिकिंग में तस्करी करने वाले व्यक्ति के द्वारा ऑनलाइन मीडिया प्लेटफॉर्म्स या मैसेजिंग एप्स का प्रयोग किया जाता है और इसके माध्यम से वह नकली रोजगार वाले ऐड देते हैं। इन विज्ञापनों के माध्यम से बच्चों से संपर्क किया जाता है और उन्हें नौकरी आदि का बहाना देकर दूसरे स्थान पर बुला लिया जाता है। एक बार जब बच्चे अपने मातृ राज्य से अलग हो जाते हैं तो ऐसे बच्चों के समक्ष संसाधन सीमित हो जाते हैं, वे नवीन क्षेत्र और भाषा से अपरिचित होते हैं और तस्करी करने वाले व्यक्ति द्वारा भी बच्चों से हिंसा की जाती है और अनेक बार चूंकि पुलिस पर वे भरोसा नहीं कर पाते, जिससे जटिलताएं और भी ज्यादा बढ़ जाती हैं। जैसा कि हमने पुराने डीएनएज में भी चर्चा की है कि किस प्रकार से भारत में तस्करी उन्मूलन के संदर्भ में अनेक प्रकार की नीतियां और कानून विद्यमान हैं। इसमें संवैधानिक प्रावधानों के तहत अनुच्छेद 23 और 24 के अलावा समय समय पर अनैतिक गतिविधि निवारण अधिनियम आदि के माध्यम से भी मानव तस्करी, बंधुआ मजदूरी आदि को रोके जाने के संदर्भ में प्रयासों को किया जाता रहा है। लेकिन विद्वानों का ये कहना है कि इतने प्रकार के कानून आदि होने के बावजूद इनका ढंग से कार्यान्वयन नहीं किया जा रहा है, जो सबसे बड़ी समस्या का कारण है। इस संदर्भ में हमें ये याद रखना होगा कि भारत में मानव तस्करी को रोके जाने के संदर्भ में प्रत्येक जिले के स्तर पर एक एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट काम करती है, जिसके द्वारा मानव तस्करी रोके जाने के संदर्भ में बेहतर प्रयास किया जा सकता है। आदर्श रूप में इसे देश के हर जिले में कार्य किया जाना चाहिए था, किंतु अगस्त 2020 के आंकड़े बताते हैं कि अब तक केवल 225 एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट्स ही स्थापित की गई हैं और उनमें से भी अधिकांश कागज पर ही कार्य कर रही हैं, जो जटिलता को और भी ज्यादा बढ़ा देती हैं। भारत ने अभी हाल में ही मानव तस्करी रोके जाने के संदर्भ में एक नवीन बिल भी प्रस्तुत किया है, जिसके माध्यम से न केवल राष्ट्रीय जांच एजेंसी की भूमिका को बढ़ाया गया है, साथ ही साथ कुछ अपराध किए जाने के संदर्भ में मृत्यु दंड देने का भी प्रावधान किया गया है। हालांकि विद्वानों का ये मानना है कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी मुख्य रूप से आतंकवाद के क्षेत्र में कार्य करने वाली एजेंसी रही है, तो मानव तस्करी के संदर्भ में चूंकि उसका कोई अनुभव नहीं है, तो वह किस प्रकार से बेहतर कार्य कर सकेगी, यह देखने वाली बात होगी।
साथ ही साथ यदि हम केवल मृत्युदंड का ही प्रावधान कर दें तो इससे कोई जरूरी नहीं है कि मानव तस्करी रुके, अपितु इसके लिए आवश्यक है कि हम पहले से बनाए गए कानूनों को बेहतर ढंग से लागू करें और इसमें भी हमें राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर कार्य करने वाली एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट्स को बेहतर बनाने के लिए कार्य करना होगा। इनको हम बेहतर बना सकते हैं पुलिस बलों की संख्या बढ़ाकर। साथ ही साथ यदि हम इनमें मनोवैज्ञानिक, बाल विशेषज्ञ आदि की भी भूमिका को बढ़ाएं तो निश्चित रूप से मानव तस्करी के संदर्भ में बेहतर कार्य किया जा सकता है। भारत में मानव तस्करी को रोकने के लिए न्यायपालिका की भूमिका को भी बढ़ाना होगा। विशेष रूप से इसमें जो मुकदमे चलते हैं उन्हें हमें समयबद्ध आधार पर पूर्ण करना होगा और इसके संदर्भ में आरोपियों को दोष सिद्ध करने की दर को भी आगे बढ़ाने के लिए, बेहतर करने के लिए कार्य करना होगा। हमें यह समझना होगा कि मानव तस्करी के शिकार महिला और बच्चों आदि को समाज में पुनः एकीकृत किया जाना चाहिए और उनका बेहतर ढंग से पुनर्वास किया जाना भी उतना ही आवश्यक है। इस प्रकार से यदि हम नवीन कानूनों के स्थान पर पहले से ही विद्यमान रहे प्रावधानों को बेहतर ढंग से लागू कर सकते हैं तो निश्चित ही भारत में मानव तस्करी के खिलाफ बेहतर कार्य किया जा सकता है। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 1 में दिए गए एक आलेख की, जिसका संबंध जीएस पेपर 2 में गवर्नेंस से है। यह संदर्भित है दिल्ली पुलिस कमिश्नर की नियुक्ति और प्रकाश सिंह वाद से। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा राकेश अस्थाना को दिल्ली पुलिस का कमिश्नर नियुक्त किया गया है, किंतु इसका कई आधारों पर विरोध किया गया है। मुख्य रूप से दिल्ली विधानसभा ने इसका विरोध किया है और इसको लेकर एक प्रस्ताव भी पारित किया गया है। इसमें मुख्य रूप से सुप्रीम कोर्ट के प्रकाश सिंह केस का उल्लेख किया गया है, जिसके आधार पर इस बात को स्पष्ट किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के प्रकाश सिंह केस के अनुरूप ऐसे किसी भी अधिकारी को पुलिस बल का प्रमुख नहीं बनाया जाना चाहिए जिसे रिटायर होने में 6 से भी कम महीने शेष हों। दिल्ली विधानसभा ने इसके संदर्भ में सीबीआई डायरेक्टर की नियुक्ति के प्रश्न को भी सामने लाया है। ऐसा बताया गया है कि राकेश अस्थाना को इससे पहले सीबीआई का भी डायरेक्टर बनाए जाने का प्रस्ताव किया गया था, किंतु भारत के मुख्य न्यायाधीश ने भी इसी के आधार पर यह आपत्ति की थी कि उनका कार्यकाल 6 महीने से भी कम शेष है, अतः उन्हें सीबीआई का डायरेक्टर नहीं बनाया जाना चाहिए। किंतु अब उन्हें दिल्ली पुलिस का कमिश्नर बना दिया गया है, जिसको लेकर अनेक प्रकार के विवाद उभर रहे हैं, जिसके निवारण के लिए हमें कार्य करना होगा। इस पूरे मामले के संदर्भ में हमें 2006 के प्रकाश सिंह केस को सामने लाना होगा, जिसके माध्यम से सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस व्यवस्था में सुधार लाने के दृष्टिकोण से 7 निर्देशों को प्रस्तुत किया था। इन निर्देशों के माध्यम से अदालत ने पुलिस के राजनीतिकरण, जवाबदेही तंत्र की कमी के साथ ही प्रणालीगत कमजोरियों पर टिप्पणी की थी, जिसके चलते पुलिस का प्रदर्शन खराब होता है और पुलिस के प्रति सार्वजनिक असंतोष को भी बढ़ावा मिलता है। सुप्रीम कोर्ट का मानना था यदि हम इसके संदर्भ में कुछ सुधारों को प्रस्तुत करेंगे, निश्चित ही पुलिस के प्रति जनता का दृष्टिकोण बदल सकता है। इसमें पुलिस में सुधार किए जाने के दृष्टिकोण से एक राज्य सुरक्षा आयोग का गठन किया जाना चाहिए, जिसके माध्यम से राज्य सरकारें पुलिस पर अनुचित प्रभाव या दबाव को नहीं डाल पाएंगी और इसके माध्यम से व्यापक नीति दिशा निर्देश भी निर्धारित किए जा सकेंगे और राज्य पुलिस के प्रदर्शन का मूल्यांकन भी किया जा सकेगा। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह सुनिश्चित करने को कहा गया था कि राज्य में जो डीजीपी की नियुक्ति की जाती है, पुलिस अधीक्षक और थानों के प्रभारी की नियुक्ति की जाती है, उनको न्यूनतम 2 साल का कार्यकाल दिया जाना चाहिए। साथ ही साथ पुलिस की इन्वेस्टिगेशन यानी जांच और कानून व्यवस्था के कार्यों को भी अलग किए जाने की आवश्यकता है, ताकि इसमें हम विशेषज्ञता को शामिल कर सकें। इसके अलावा पुलिस अधिकारियों के स्थानांतरण, पदोन्नति आदि विषयों के लिए एक पुलिस स्थापना बोर्ड की भी स्थापना की जानी चाहिए। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह भी कहा गया कि पुलिस शिकायतों आदि की जांच के लिए एक पुलिस शिकायत प्राधिकरण की भी स्थापना की जानी चाहिए। साथ ही साथ केंद्रीय पुलिस संगठनों के प्रमुखों के चयन और नियुक्ति के लिए भी एक राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग की स्थापना की जानी चाहिए और इसके माध्यम से पुलिस बलों में उत्तरदायित्व
पारदर्शिता को हम शामिल कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 1 में दिए गए एक अन्य आलेख की, जिसका संबंध जीएस पेपर 2 में पॉलिटी से है। यह केंद्रित है सरकारी मेडिकल कॉलेज और ऑल इंडिया कोटा से। हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा स्नातक यानी एमबीबीएस और स्नातकोत्तर मेडिकल और डेंटल कोर्स से संबंधित सीटों में 2021-22 से अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी को 27% और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को 10% कोटा यानी आरक्षण दिए जाने का प्रावधान कर दिया गया है। इसके माध्यम से सरकारों का ये मानना है कि हम मेडिकल क्षेत्र में भी समावेशिता और सामाजिक न्याय को आगे बढ़ा पाने में काफी सफल होंगे। हमें याद रखना होगा कि भारत सरकार द्वारा मेडिकल सीटों में इस प्रकार के आरक्षण के प्रावधान को किए जाने के संदर्भ में ऑल इंडिया कोटा को लागू किया गया है, जो 1986 में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशन के पश्चात प्रदान किया गया था। इस प्रकार के ऑल इंडिया कोटा यानी AIQ के माध्यम से किसी भी राज्य में उपस्थित मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई करने के लिए उस राज्य के डोमिसाइल की आवश्यकता के बिना ही छात्र सीट प्राप्त कर सकते हैं और साथ ही साथ छात्रों को आरक्षण का लाभ भी प्रदान किया जाता है। इसके माध्यम से MBBS स्तर पर 15% और स्नातकोत्तर स्तर पर 50% सरकारी मेडिकल सीटों को कवर किया गया है। हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि 2007 में सुप्रीम कोर्ट में इसमें अनुसूचित जाति के लिए 15% और अनुसूचित जनजाति के लिए 7.5% सीटों का आरक्षण किया था। इसी में एक महत्वपूर्ण फैसला जुलाई 2021 में देखा गया, जब मद्रास हाई कोर्ट के निर्णय के पश्चात अब केंद्र सरकार द्वारा इसने ओबीसी के लिए 27% और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए 10% सीटों का आरक्षण कर दिया है, जो एक बेहतर समाधान उपाय सामने ला सकता है। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 9 में दिए गए एक आलेख की, जिसका संबंध जीएस पेपर 2 में पॉलिटी से है। यह संदर्भित है दो महत्वपूर्ण बिलों से, जिनका नाम है भारतीय विमानपत्तन आर्थिक नियामक प्राधिकरण संशोधन विधेयक 2021 और अंतर्देशीय पोत विधेयक। हमें ये मालूम है कि इस समय संसद का सत्र चल रहा है और लोकसभा द्वारा दो बिलों को बिना परिचर्चा के ही पारित कर दिया गया है। ये हैं भारतीय विमानपत्तन आर्थिक नियामक प्राधिकरण संशोधन विधेयक 2021 और अंतर्देशीय पोत विधेयक। यदि हम बात करें भारतीय विमानपत्तन आर्थिक नियामक प्राधिकरण संशोधन विधेयक 2021 की, तो यह है भारतीय विमानपत्तन आर्थिक नियामक प्राधिकरण अधिनियम 2008 में संशोधन करता है, जिसके माध्यम से हवाई अड्डा आर्थिक नियामक प्राधिकरण की स्थापना की गई थी। हवाई अड्डा आर्थिक नियामक प्राधिकरण को हम अंग्रेजी में एयरपोर्ट इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी या फिर AERA के नाम से जानते हैं। यह AERA भारत में प्रमुख हवाई अड्डों पर प्रदान की जाने वाली वैमानिकी सेवाओं के संदर्भ में टैरिफों को निर्धारित करता है, शुल्कों को निर्धारित करता है और साथ ही साथ अन्य प्रकार के शुल्क जैसे कि हवाई अड्डा विकास शुल्क आदि को भी नियंत्रित करता है। 2008 का अधिनियम एक हवाई अड्डे को एक प्रमुख हवाई अड्डे के रूप में तब नामित करता है यदि इसका वार्षिक यात्री यातायात कम से कम 35 लाख हो। केंद्र सरकार इसमें अधिसूचना के जरिए किसी भी हवाई अड्डे को प्रमुख हवाई अड्डे के रूप में नामित कर सकती है और विधेयक में कहा गया है कि केंद्र सरकार हवाई अड्डों का समूह बना सकती है और समूह को एक प्रमुख हवाई अड्डे के रूप में अधिसूचित कर सकती है। अब ये जो बिल प्रस्तुत किया गया है, इसके माध्यम से भारत सरकार एयरपोर्ट क्षेत्र में लगाए जाने वाले टैरिफ आदि का विनियमन कर सकेगी और साथ ही साथ एयरपोर्ट आदि का निजीकरण किए जाने के संदर्भ में लाभप्रद और गैर लाभप्रद दोनों ही प्रकार के एयरपोर्ट्स को जोड़कर उनका निजीकरण किया जा सकना संभव हो सकेगा। हमें यह ध्यान रखना होगा कि इस साल के बजट प्रस्ताव में इसकी घोषणा की गई थी, जिसे अब इस बिल के माध्यम से पूरा किया गया है। यदि हम बात करें अंतर्देशीय पोत विधेयक की, तो यह है राज्यों द्वारा बनाए गए अलग अलग नियमों के बजाय पूरे देश के लिए एक एकीकृत कानून का प्रावधान करता है, मुख्य रूप से अंतर्देशीय जल परिवहन, नदी परिवहन आदि के संदर्भ में। प्रस्तावित कानून के तहत जो पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा वह सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में मान्य माना जाएगा और इनको राज्यों के संदर्भ में अलग अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होगी। इसके अलावा यह विधेयक एक केंद्रीय डेटाबेस का भी प्रावधान करता है, जिसके माध्यम से एक इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल यानी वेबसाइट पर पोत,
पोत पंजीकरण, चालक दल आदि के विवरण को दर्ज किया जा सकता है। इस बिल में यह भी प्रावधान किया गया है कि नदी आदि में यदि आप यांत्रिक रूप से चालित जहाज चलाना चाहते हैं तो इसके लिए उसका पंजीकरण आपको अनिवार्य रूप से करना होगा और गैर यांत्रिक रूप से परिचालित जहाजों को भी जिला, तालुक या पंचायत या ग्राम स्तर पर नामांकित कराना होगा। इस प्रकार से इस विधेयक के माध्यम से देश भर में अंतर्देशीय पोत और नदी परिवहन क्षेत्र में एक समान विनियामक फ्रेमवर्क को बनाना संभव होगा और इसके तहत विशिष्ट सुरक्षा प्रावधानों को भी लागू किया जा सकेगा। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 9 में दिए गए एक अन्य आलेख की, जिसका संबंध जीएस पेपर 3 में अर्थव्यवस्था से है। इसे आप जीएस पेपर 2 में पॉलिटी से भी जोड़कर देख सकते हैं। यह संदर्भित है फैक्टरिंग विनियमन संशोधन विधेयक 2020 से। हाल ही में राज्यसभा ने फैक्टरिंग विनियमन संशोधन 2020 विधेयक को पारित कर दिया है। इससे पहले इसे लोकसभा ने भी पारित कर दिया था। इस बिल के संदर्भ में सबसे पहले तो हमें ये समझने की आवश्यकता है कि जब हम बात करते हैं फैक्टरिंग की तो ये क्या होता है। जब हम बात करते हैं फैक्टरिंग की तो फैक्टरिंग एक ऐसा लेन देन होता है जहां एक इकाई जैसे कि सूक्ष्म, मध्यम और लघु उपक्रम तत्काल धन की प्राप्ति के लिए अपने बकाया को तीसरे पक्ष को बेच देती है। जब हम बात करते हैं लघु, सूक्ष्म और मध्यम उपक्रमों की तो इसमें हमें यह ध्यान रखना होगा कि इस प्रकार के उद्यमों का बहुत सारा अपने ग्राहकों पर बकाया होता है। इन ग्राहकों से उनको समयबद्ध आधार पर धन प्राप्त नहीं हो पाता और इसके विपरीत उन्हें समय समय पर अपने व्यापार को चलाने के लिए, व्यापार का विस्तार किए जाने के लिए धन आदि की आवश्यकता होती है। इसके लिए वह एनबीएफसी कारक की भूमिका का प्रयोग कर सकते हैं। इसके तहत यदि उन्हें किसी ग्राहक से धन लेना होता है तो इस धन को वह किसी बैंक या एनबीएफसी को ट्रांसफर कर देते हैं और इसके बदले में वो बैंक उस एमएसएमई को धन का भुगतान कर देता है। यानी एमएसएमई को जब धन की आवश्यकता होगी तो वह उस ग्राहक के द्वारा प्राप्त की जाने वाली धनराशि को उस बैंक या एनबीएफसी को ट्रांसफर कर देगा और इसके बदले में वो बैंक या एनबीएफसी उस एमएसएमई को धन प्रदान कर देती है। इस प्रकार से इस लेन देन में एक एमएसएमई के द्वारा तत्काल धन की प्राप्ति कर ली जाती है और उस बैंक के द्वारा भविष्य में उस ग्राहक से धन वसूल लिया जाता है और इस रूप में एमएसएमई और बैंक दोनों की ही आवश्यकता पूरी हो जाती है। इस प्रकार के लेन देन को फैक्टरिंग कहा जाता है और इस तरीके के फैक्टरिंग को किए जाने के लिए कुछ गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां आदि कार्य करती हैं, जिसके माध्यम से एमएसएमई आदि धन प्राप्त करते हैं। अब नए बिल के माध्यम से यह कोशिश की गई है कि इस प्रकार का फैक्टरिंग का कार्य करने वाले जो एनबीएफसी आदि हैं उनकी संख्या को बढ़ाया जाना चाहिए और इसके लिए बिल ने एनबीएफसी आदि के लिए फैक्टरिंग व्यवसाय में प्रवेश करने की सीमा को समाप्त कर दिया है। इस प्रकार से यह फाइनेंसरों के दायरे को बढ़ाता है और अन्य प्रकार की एनबीएफसी यानी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को भी फैक्टरिंग व्यवसाय करने की अनुमति देता है। साथ ही साथ ये आरबीआई को भी फैक्टरिंग व्यवसाय करने के संदर्भ में नियम बनाने का अधिकार देता है। यह उम्मीद की जा सकती है कि यदि हम इस प्रकार के व्यवसाय को आगे बढ़ाएंगे तो इससे जो गैर एनबीएफसी कारक हैं और अन्य संस्थाएं हैं वह भी फैक्टरिंग करने के लिए आगे आएंगे, जिससे छोटे व्यवसायों के लिए उपलब्ध धन की आपूर्ति में वृद्धि हो सकेगी, धन की लागत में कमी हो सकेगी और छोटे व्यवसायों के लिए ऋण की अधिक पहुंच भी सक्षम हो सकेगी। अब हम बात कर लेते हैं मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न की। पहला प्रश्न है, भारत में एंटी ट्रैफिकिंग पॉलिसी मौजूद है लेकिन कानूनों के क्रियान्वयन में व्यवस्था की कमी पाई जाती है, जिसके निवारण की आवश्यकता है। मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस की पृष्ठभूमि में व्याख्या करें। 15 अंक 250 शब्द। दूसरा प्रश्न है, भारत और अमेरिका में बहुत कुछ समान है लेकिन मतभेदों पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। चर्चा करें। 15 अंक 250 शब्द। पहले उत्तर की संरचना की भूमिका में आप मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस का सामान्य परिचय देंगे और इसके मुख्य भाग में आप भारत में एंटी ट्रैफिकिंग नीतियों आदि का उदाहरण देंगे और एंटी ट्रैफिकिंग नीतियों में व्याप्त सीमाओं का उल्लेख करेंगे। फिर आप इसके संदर्भ में कुछ सुझावों की चर्चा करेंगे और अंत में आप एक उपयुक्त सकारात्मक निष्कर्ष प्रस्तुत करते हुए अपने उत्तर को पूर्ण करेंगे। दूसरे उत्तर की संरचना की भूमिका में आप भारत अमेरिकी संबंधों में हालिया उदाहरण का सामान्य परिचय देंगे और इसके मुख्य भाग में आप
भारत अमेरिकी संबंधों में समान मूल्य को स्पष्ट करेंगे और मतभेदों की भी व्याख्या करेंगे। फिर आप इसके संदर्भ में कुछ उपयुक्त सुझाव प्रस्तुत करेंगे और अंत में एक उपयुक्त सकारात्मक निष्कर्ष प्रस्तुत करते हुए अपने उत्तर को पूर्ण करेंगे। बायजूस आईएएस हिंदी के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।